पार्थ के फैंस अलग बात कर रहे थे, ऋषु के फैंस अलग बात कर रहे थे और मैं पिस गई बीच में। हर इंसान कुछ गॉसिप चाहता है, मिर्च मसाला आज की लाइफ में लोगों को ज़्यादा पसंद है। अगर सोशल मीडिया फ्री है एंड आपको राइट है, आप लिख सकते हो, तो आप क्या कुछ भी लिखोगे? मैडम कॉलगेट के ऑडिशन में आपने दांत भी नहीं दिखा है, कैसा रहेगा? तो और उसने कहा नेक्स्ट ऐसा, आइए मैडम। मेरा दिल टूट गया। तुम्हारी क्या है? तुम कौन हो कौन तुम? क्या कर सकते हो पहले ये बताओ। तुमने किस किस के लिए किया है ये बताओ पहले। मतलब मैं अब इतना रखती हूँ बोलने का। प्रोड्यूसर के मिलने गई थी और उन्होंने कहा कि आप बताओ क्या मतलब आप क्या खाओगी, क्या पियोगे? मैंने कहा नहीं सर कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं फैंटा मंगवाता हूँ। तो उन्होंने फैंटा मंगवाई और जैसे ही मैंने फैंटा उठाई उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ रख दिया। जो लोग ऐसा और भाई और हाँ क्या बता, नफरत है मुझे लोगों से, नफरत। Exactly. मतलब जो आपको हाथ लगा के बात करे ना, उनसे ना बस दूरी बढ़ा लो। सब फैमिली, मम्मा मेरी इतनी मासी है, बल्कि वो ये कहता है मेरी इतने मासी मामाज है, बुआ नहीं है एक भी। तो मैंने कहा तेरा जो बाप है ना वो बुआ बनाएगा नहीं बेटे, जल्दी ना बहन नहीं बनाता वो। चाहे उसको कख नहीं आता हो एक्टिंग के बारे में, उसे कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो तो नाच गा के और यूं करके और उल्टी सीधी चीज़ें करके वो इन्फ्लुएंसर बन गया। जो एक्टर का काम है वो एक्टर कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से हम एक्टर्स के साथ में डेफिनेटली बहुत अलग चीज़ें होती हैं। तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से आप सभी के दिलों में बनाई अपनी खास पहचान। जी हम बात कर रहे हैं टीवी स्टार कनिका माहेश्वरी की। सो कनिका बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो हमारे इस शो का नाम है जिंदगी अनकट और आज हम कनिका के जिंदगी की सारी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनना चाहते हैं। सो सबसे पहले हम शहर होने की पहले बात कर लेते हैं, राइट? इस शो को लेके बहुत सारा बज हुआ बीच में, राइट? इतनी सारी कंट्रोवर्सी है, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हो गया, आप भी ट्रोल हुई। सबसे पहले ये बताइए कि क्या है पूरा मामला, क्यों ऐसा है, इतना बड़ा बज हुआ, क्या कुछ? एक्चुअली वो कहते हैं ना मोल टू माउंटेन वाला स्थिति है कि ये हुआ ऐसी चीज़ कि शायद कोई एक होता है ना छोटी सी चिंगारी हुई और उसका एकदम बबंडर कर दिया। और हाँ मतलब बवाली कहिएगा, क्योंकि हर इंसान कुछ गॉसिप चाहता है, मिर्च मसाला आज की लाइफ में लोगों को ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था जिसका बहुत बड़ा मैं कहूँगी बना दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सब सेट पे सब ठीक है। मतलब ऐसा कोई मैं ऐसा नहीं, सब इतने अच्छे अच्छे सीन्स कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। रोज सुबह 12 घंटे 13 घंटे हम लोग काम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। बट जिस तरह से सोशल मीडिया पर दोनों तरह से पोस्ट डाले गए और फैंस बड़े वो हो गए, शॉक्ड हो गए, पर्सनली आप लोग को क्या इफेक्ट हुआ उस दौरान? एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था जब ऋषु ने एक पोस्ट किया था और उसके ऊपर मैंने एक ये डाला था कि लव एंड हेट आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन एंड जस्ट परफॉर्म। आपको इतना बड़ा मौका मिला है, ऋषु को एक बहुत बड़ा मौका मिला है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। एंड कमिंग फ्रॉम अ पर्सन, आई टोल्ड हर ऑल्सो कि लाइक मैं पिछले 23 साल से काम कर रही हूँ। ऐसे शोज बहुत सारे आते हैं, बन के चले जाते हैं, लेकिन इतना प्यार लोगों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। लोग आपको इतना पसंद करते हैं, आपके शो को पसंद करते हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो किस्मत ज़रूर होती है। और सबके स्टार्स मिलते हैं तब जाके एक बहुत सुंदर एक शो बनता है। तो ऑफ कोर्स शी एक्नॉलेज दैट। आई थिंक उससे मुझे उस बात के लिए बहुत ट्रोल किया गया था कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। एंड पार्थ के फैंस अलग बात कर रहे थे, ऋषु के फैंस अलग बात कर रहे थे और मैं फंस गई बीच में। फैंस वॉर के बीच में आप फंस गई। फूफी जान फंस गई, लेकिन फूफी जान ने भी हाँ अब मैं चुप नहीं रहूंगी। फूफी जान को पता नहीं है लोगों को कि हाय गजब, हाय गजब। या बट इफेक्ट कर गया था सच में, क्योंकि एक्चुअली मेरा बर्थडे था 2 दिन पहले, मतलब 22 को ये बातें हुई, 24 को मेरा बर्थडे था।
तो मुझे लगा मेरे फैंस सब लोग जो मुझे प्यार करते हैं, इवन पार्थ और रीशु के फैंस भी मुझे प्यार करते हैं, तो वो मुझे बर्थडे विश करेंगे, ये सब करेंगे, बट हुआ उल्टा। मुझे बहुत सारे खराब मैसेजेस आए, वॉज नॉट अ गुड टेस्ट, बिकॉज जब आप बर्थडे वाले दिन बर्थडे पे एक्सपेक्ट करते हो कि लोग अच्छे पॉजिटिव आपको चीज़ें लिखे, और जब इस तरह की चीज़ें आती है तो थोड़ा दिल को दुख पहुंचता है। और ऐसा लगता है कि इतने सालों के बाद, मतलब इतने सालों से आप काम कर रहे हो, उसके बाद में आपको इस तरह का व्यवहार लोगों से मिले तो दुख होता है कि कहाँ गए आप लोगों की जैसे कहते हैं ना, मैनर्स कहाँ हैं आपके, आप इंसानियत। हाँ, मतलब इंसानियत तो खुद बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैनर्स एक होते हैं ना, मैनर्स नहीं है आपको बात करने की, कि अगर सोशल मीडिया फ्री है एंड आपको राइट है, आप लिख सकते हो, तो आप क्या कुछ भी लिखोगे। यही मैंने सोचा था कि यार 1-1 रुपया लग जाए, कि आपको 1 रुपये देने हैं तब आपको मैसेज करने की अलाउ होगा, तो देखती हूँ कितने लोग मैसेज करते हैं। कौन सी बात बहुत ज्यादा बुरी लगी है, क्योंकि आप तो इतने सालों से इंडस्ट्री में और बहुत सारे ट्रोलर्स को आपने देखा है, बट यहाँ पर ऐसी कौन सी बात जो आपको बहुत हर्ट कर गई? मुझे जब उन्होंने मेरे रियल बेटे के बारे में बोला कि अरे ये पुपी जान तो ऐसी है कि अपने रियल बेटे के साथ में भी ऐसा कर सकती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि ठीक है, तो मेरे किरदार के बारे में लिख रहे हो कि लंगड़ी फूपी है, जाति क्यों नहीं है, ससुराल में जाए, ये मर जाए, ठीक है। वो मुझे लगा एक तरीके का प्यार है कि फूपी जान को इतना हेट कर रहे हैं, मैं इतना अच्छे से निभा रही हूँ किरदार कि उनको लग रहा है कि भाई ये कितनी गंदी औरत है कि ये मर जाए ये वो व्हाटएवर, कि लंगड़ी है, इसकी तो दूसरी टांग भी तोड़ दें, और इसको तो फिर किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता है। इस पहले तो दिखाया कि पार्थ मतलब माहित को इतना प्यार करती है, अब क्या हुआ और ये वो, लेकिन जब उन्होंने मेरे बेटे के बारे में बोला, नानक के बारे में बोला, देन आई लॉस्ट इट। आई एम लाइक नो, कहीं ना कहीं तो लिमिट होगी। और फिर मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी कि लाइक इनफ ऑफ दिस काइंड ऑफ अ ट्रोलिंग। या दैट वाज रियली बैड। बट इस बात को लेकर सेट पे कोई बात हुई, मतलब आई मीन पार्थ की तरफ से, या फिर मतलब कुछ बात? वो मस्ती करता रहता है पार्थ, बहुत मस्ती करता है वो, और लिखो, तो मैं उसको देखते रहा, लाइक चल ना यार ऐसा मत करना, और लिखो पुपी जान, और लिखो, ऐसे मस्ती करता है वो। थोड़ा है, कभी वो मस्ती करता है, कभी एकदम चुप हो जाता है, फिर कभी बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाता है, तो डिफरेंट शेड्स ऑफ पार्थ। Yeah, I can say 50 shades of Parth. Yeah. माही का कुछ रिएक्शन आया या कॉल आया जब इस तरह के कमेंट्स या ट्रोल हुए था? माही ने कुछ बोला? कहती तू पागल है, तो कहती तू पागल है, तू ये है, तू वो है, क्यों किया तुझे, क्या कीड़ा था तुझे? यार मैंने कहा यार बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि देखो पार्थ पुराना एक्टर है, he has been through, done his bit, देखा है उसने, देखा है, बहुत सारी चीजें उसने देखी हैं। ऋषु नई न्यू कमर है, पहला शो है, पहली चीजें, ये सब चीजें देख रहे हैं, तो एज अ सीनियर एक्टर, एज अ सीनियर आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड टू टेल हर दैट कि इट्स ओके, शिट हैपेंस, यू हैव टू मूव ऑन। मतलब तू इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, इतना मेहनत कर रही है, कम ऑन, इट्स ओके। बट वो मुझे उल्टा ही पड़ गया। बट ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई फर्क इफेक्ट करता है कनिका को, क्योंकि इतने साल इंडस्ट्री में उन्होंने बिता लिए? पहले क्या होता था ना, मैगजीन्स पे हम लोग आते थे, और आप लोग पहले, हरी को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, आई थिंक 20 साल हो गए, 20-22 साल से मैं जानती हूँ। हमने इंटरव्यूज किए, छोटा एक बहुत ही लिमिटेड डेली मिलन होता था, हाँ लिमिटेड चीजें होती थी, इतना लोग नहीं जानते थे यार, इतना मतलब कि पहले तो आप हमें खबर के लिए हमारे पास आते थे, आज हम खुद ही खबरी बन गए हैं। स्टोरी में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब अपडेट हो रहे हैं, सारी खबरें हम खुद ही दे देते हैं। तो किसी को कोई चीज बुरी लग जाती है, किसी को बहुत अच्छी लग जाती है। कभी आप कुछ अच्छा बोल देते हो तो लोग कहते हैं वाह वाह, और कभी आप अपने ऐसी बातें बोल देते हो तो उनको लगता है कि हाँ ऐसे कैसे बोल सकती है ये, ऐसे कैसे कह सकती है। और वो बोलते हैं जिनके एक फॉलोअर भी नहीं होते। हाँ मतलब क्या ही हाँ गोस्ट फॉलोअर्स, आई नो। बहुत बार मैं एक्चुअली, ये बात सच में है कि मैं बहुत बार जाके, जिन्होंने मुझे ये सब लिखा है, मैं जाके देखती हूँ 0 फॉलोअर्स।
दे आर गोस्ट फॉलोअर्स, आई डोंट नो कौन ऐसा करता है। फेक आईडी भी होती है वो। बहुत सारी तो कहा नहीं जा सकती कि ये वो कहते हैं ना, ये सोशल मीडिया है बाबू कुछ कह नहीं सकते बाबू। आपको लगता है कि कुछ कोई होगा जो आपको इस तरह से कमेंट्स करवा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि आपके फैंस, या मुझे नहीं लगता आपके फैंस आपको इस तरह से कुछ बोलेंगे। नहीं, मेरे जो मुझे प्यार करते हैं, जो लोग जो मेरे काम को प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझे इतने सालों से देखा है, वो मुझे इस तरह से नहीं लिख सकते। और रही बात कि कौन करा रहा है, तो कर्मा इज अ बिच, इट विल कम एंड बाइट यू। तो आप किसी और के साथ जैसा भी करोगे, वो डेफिनेटली आपके पास जरूर वापस आएगा। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि बी केयरफुल, जब आप किसी के बारे में कुछ बोल भी रहे हो ना, तो याद रखना वो वापस जरूर आएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अभी जो खबरें चल रही हैं कि ऋषु छोड़ रही है, दूसरी शहर ढूंढी जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है, सच क्या है बताना कुछ? हाँ, ये सब तो हो ही रहा है, ये तो सब है ही, सब जगह पर ये बातें हो ही रही है कि ऋषु छोड़ रही है शो और बहुत सारी चीजें। लेकिन जो भी आएगा उसके लिए बल्ले बल्ले है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि शहर जो किरदार लिखा हुआ है वो बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ है और इतनी वैरायटी है उस रोल में, वेरिएशंस हैं उसमें, मतलब मोहब्बत भी है, त्याग भी है, उसमें इनोसेंस भी है, उसमें आई थिंक अब तो बदला लेने की भावना भी है, तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो जो करेगा वो बल्ले बल्ले है। बट यहाँ पर सवाल दो उठते हैं, जब एक अच्छा खासा शो चलता है और जब इस तरह की चीजें में कोई रिप्लेसमेंट होता है, तब एक बड़ा रिस्क भी होता है, राइट? क्योंकि फैंस उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो जो आएगा उसके लिए भी बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी। क्या मानते हो आप? मैं इस चीज को मानती हूँ, लेकिन आप अगर देखोगे, अगर पास्ट में भी देखोगे, तो बहुत सारी चीजें ठीक भी हुई हैं। जैसे मुझे तो बहुत बड़ी चीज याद है कि साथिया जो 1 नंबर पे एक ऐसे स्लॉट पे था जो कि बहुत ही मुश्किल स्लॉट था, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ रश्मि शर्मा प्रोडक्शन दैट, मतलब ये आई थिंक रश्मि का एक विजन था कि ये शो इतना अच्छा चलेगा, वो भी इस तरह के 7 बजे के स्लॉट पे, मतलब हैट्स ऑफ टू हर। आज भी मीम्स बनते हैं, आज भी साथिया को याद करते हैं। जो जिया मानेक को जितना लोग प्यार करते थे, वो थे रातों रात वो एक्सचेंज हुई। देवोलीना I was on set जब ये सब चीजें चल रही थी, उसको तो पता भी नहीं था कि मैं रिप्लेस हो गई हूँ। That's what I remember। और रिप्लेस हो गई थी वो क्या, और वो शो इतना लंबा चला और इतना खूबसूरत चला। कोई फर्क भाभी जी पर भी यही देखिए, भाभी जी का राइट 10 साल भी चला। शुभांगी शिल्पा गई, शुभांगी ने कितना अच्छा किरदार निभाया 10 साल। उस मतलब कुछ भी कोई भी लोग, बहुत प्यार मिला, और कोई कुछ भी बोले कि अरे कॉपी करती है, ये करती है, भाई कहते हैं ना, नकल को भी अकल चाहिए। exactly। तो शुभांगी ने जो किरदार किया है और इतनी मेहनत से उसको निभाया है, इतना मतलब जी जान लगा दी उस लड़की ने। तो आई थिंक रिप्लेसमेंट्स, और कहते हैं ना, जिसकी तकदीर में जितना लिखा है ना उतना ही मिलता है। तो अगर रिप्लेसमेंट होती भी है तो मैं वही बोल रही हूँ, जो भी आएगा उसकी बल्ले बल्ले है। भाग्य से ज्यादा और किस्मत से कुछ नहीं हो पता। पर ऋषु खुश है या थोड़ा अपसेट है? आपसे कुछ बात शेयर कर पाती हैं? ऋषु नहीं, एक्चुअली वो ना एकदम एक इतना इनोसेंट फेस है ना, तो ऐसे ही साइलेंट मोड पे। हाँ, वो थोड़ा साइलेंट मोड पे ही है, एंड आई थिंक वो थोड़ी रिजर्व हो गई है इन सब चीज़ों से। मे बी इतना ट्रोलिंग, इतनी सारी चीज़ें, उसको भी बहुत बैकलैश मिला है, बहुत ज़्यादा। उसका मृदुल का जो उसका पार्टनर है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिली है। तो आई थिंक वो क्वाइट हो गई है, वो किसी से कुछ शेयर नहीं कर रही है, एंड आई रिस्पेक्ट हर प्राइवेसी ऑल्सो। तो बट चूंकि आपने इतनी इंडस्ट्री में काम किया है, जब ऐसा सिचुएशन किसी एक्टर के साथ आता है, आपको लगता है कि जो इन फ्यूचर प्रोजेक्ट में उसको इफेक्ट करेगा ये ऐसा कुछ ऐसा? क्योंकि आप जब चलते शो से बाहर जाते हो तो बहुत सारी बातें चलती हैं यार। देखो, हर किसी के पीछे उसका पास तो आता ही है ना, वो परछाई की तरह आता है। लोग पूछते तो हैं क्या हुआ था, फिर सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी होती है कहने के लिए, और कह नहीं सकते किसके भाग्य में क्या लिखा होता है। चलिए, हम तो चाहेंगे कि उनका भी करियर बहुत अच्छे चले और ये शो भी बहुत अच्छा चलते रहे और आप भी जबरदस्त काम करते रहें। अब हम करते हैं आपकी बात। आपकी शुरुआत करते हैं बचपन से, राइट? जब आप छोटी थी, मुन्नी मुन्नी थी, और आपको बिल्कुल ये भी नहीं पता था कि आपको बड़ी होके एक्टर बनना है। कौन था वो आपकी लाइफ में जिसने आपको इंस्पायर किया था, और
फाइन आर्ट से जो एक्टिंग की दुनिया में आपने कदम रखा, वो सब कैसे हुआ था? तो बचपन से मैं मतलब इकलौती हूँ अपने माता पिता की, तो लाडली थी, जो मन करता था वो करती थी। और स्कूल में भी डांस में, ड्रामा में हमेशा पार्टिसिपेट करना। थोड़ी पढ़ाई में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ही बढ़िया थी, बट 70% स्टूडेंट थी मैं। एवरेज कह सकते फर्स्ट हो, मतलब कह सकते हो एवरेज। ले हमारे लिए तो फर्स्ट क्लास ही थी। हाँ, मतलब हमसे पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, एवरेज तक आने के लिए। एग्जैक्टली बट हमेशा से इन सब चीज़ों का डेफिनेटली शौक था, तैयार होने का अच्छे से। मेरी मम्मी हमेशा कहती है सजने संवरने का हमेशा से शौक था तेरा, तो वो हमेशा से था। फिर बीच में मैं एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन का कोर्स किया। उसके बाद में मैं एक जगह पे मैं जॉब कर रही थी। वास्तु कंसल्टेंट का भी मैंने कोर्स किया, कलर थेरेपी पढ़ाई करी थी। मल्टीपल थिंग्स आई वाज डूइंग एट दैट टाइम। आई रिमेंबर आई वाज 19-20 आफ्टर माय कॉलेज, मतलब कॉलेज में भी। फिर मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था हमारी कंपनी के थ्रू, तो एक सेलिब्रिटी आई थी और उन्होंने मुझे देख के कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें बहुत अट्रैक्शन है, तुम क्यों नहीं ट्राई करती हो। और उसने वो मुझे बात यूं ही कह दी थी कि मैं उसका टेक केयर कर रही थी, एंड आई डोंट इवन रिमेंबर हर नेम। और 20 सेकंड्स में उन्होंने बात कह दी, और 20 सेकंड्स ने वो बात एकदम जहन में बैठ गया। हाँ, कि मतलब डेफिनेटली कुछ तो है। फिर मैंने अपनी मॉम को बताया कि मैं ना थोड़ा एक्टिंग करना चाहती हूँ। कहती नहीं, पहले एक्टिंग सीख ले। फिर मैंने एक्टिंग कोर्स किया, दिल्ली से ही किया। उसके बाद मैंने जब ये कहा, ये प्रस्ताव रखा अपने माता पिता के सामने कि मुझे बॉम्बे जाना है, तो बहुत घमासान युद्ध हुआ घर में कि जवान लड़की और 21 साल की लड़की, मतलब मेरे लिए लड़के ढूंढे जा रहे थे शादी के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत मिन्नतों के बाद में मैंने कहा कि 6 महीने मुझे जाने दो, 6 महीने में कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगी और फिर आप मेरी शादी करा देना। और बस प्रभु का नाम लिया और बम्बई आ गए। यहाँ पे तो ये भी नहीं पता था कि 4 बंगला क्या होता है, 7 बंगला क्या होता है, ऑडिशंस कैसे देते हैं, श्रीजी कहाँ है, श्रीजी में ऑडिशंस कैसे होते हैं, यहाँ पे ऑडिशंस देते कैसे हैं, ये तक नहीं पता था। ऑडिशन क्या होता है, हाँ, मतलब कुछ पता ही नहीं था। मतलब मुंह उठा के आ गए थे, ऐसा लग रहा था, मुझे लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे बट सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है, अगर आपको कुछ पाने की इच्छा है ना और दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मेरे पास में वो 6 महीने ही थे, मतलब आप समझ लीजिए मेरे पास में 180 दिन थे। वो 180 दिन में मुझे ऐसा कुछ करके दिखाना था कि मैं यहाँ पे रह पाऊँ। तो मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो आमिर खान के ब्रदर फैजल खान के साथ में मुझे एक शॉर्ट फिल्म मिली और उसमें डॉटर का रोल करने को मिला। तो बस तब से मुझे लगा कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। वक्त का पहिया आगे बढ़ा, धीरे 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 काम मिलता चला गया, काम सीखते भी चले गए। बहुत बार डायरेक्टर्स ने सीन से निकाला हुआ है, शूटिंग से निकाला हुआ है, तो वो भी मतलब वो भी दौर देखा है। और वो भी जिसे कहते हैं ना, वो टफ टाइम देखा है कि जब पूरी यूनिट के सामने आपको क्या है, कुछ आता है कि नहीं आता है, कहाँ से आए हो, सीख कर आए हो, डायलॉग भी नहीं बोला रहा, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, इसको सीन से निकालो। वो सारे सीन्स थोड़े से डिफिकल्ट थे, लेकिन सीखते 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 ऐसी जगह पे पहुंच गए कि आज प्रभु की कृपा से अवार्ड्स भी हैं, लोग जानते भी हैं। एक नाम है, जाना पहचाना नाम है, आप कह सकते हैं। ये जो सुना मैंने, ये पूरा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल है, राइट? मुंबई में जब आपका कोई अपना नहीं होता या आपका कोई गॉडफादर नहीं होता, तब मुंबई में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। वो स्ट्रगल के बारे में जानना चाहेंगे। कनिका किस जगह रही, कैसे अपने आप को काम पाने के लिए जद्दोजहद की, कितनी रिजेक्शन उस समय होते थे और क्या कह के रिजेक्ट किए जाते थे? पहले तो ये लोग बताते भी नहीं थे कि क्यों रिजेक्ट हुए हो, बस यू आर नॉट फिट, हाँ, यू डोंट फिट, ये होता था। और सबसे बड़ी स्ट्रगल पता क्या थी, इकलौती मैं अपने माता पिता के, और मैं सोते सोते ऐसे करके मेरे को कोई दूध पिलाता था, मेरा जो हाउस हेल्प था, और ऐसे देख के मैं सो जाती थी। कभी वार्डरोब नहीं क्लीन करी, कभी वार्डरोब क्लीन नहीं करी, कभी कुछ ऐसा नहीं किया।
उसको सब कुछ करना था, उसको खाने से लेके कपड़े लत्ते, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारी चीज़ें मैनेज करना, वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। और आसान नहीं होता है आसान नहीं होता है। और माँ बाप से अलग रहना, तब वीडियो कॉल्स भी नहीं होते थे, और एक एक कॉल 18-18 रुपए की होती थी फोन करना। तो मुझे याद है कि मैं पीसीओ में, हाँ, एसटीडी बूथ पे, पीसीओ पे जब बूथ पे जाती थी, और वो नंबर चल रहा होता था वहाँ पे कि अभी 5 रुपए हो गए, 8 रुपए हो गए, 10 रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए। तो मेरे को याद है, मैं सब 20 का नोट, 10 का नोट रखती थी, और मैं कहती मम्मी 30 हो गया, मैं रख रही हूँ, हाँ मेरे पास इतने ही आज के लिए, और मैं फ़ोन रख देती थी। तो वो टाइम भी बहुत डिफ़िकल्ट था कि अपनी माँ से आप इतने दूर हो, बात भी ठीक से नहीं कर पाते हो, वो डिफ़िकल्ट टाइम था। बट उसने आपको, मुझे कहते हैं ना, वो घिस घिस के आप सोना बनते हो, तप के आप सोना बनते हो, उस टाइम ने वो किया, वो स्ट्रांग बनाया आपको। बट याद आता पहला कहाँ रुके थे, किसके साथ आपने रूम शेयर किया था, और उस दौरान क्या कुछ होता था? मुझे आज भी याद है। तो मैं एक लड़की के साथ रूम शेयर करती थी, तो मेरा रूम बहुत छोटा, मतलब बस आप जितना सोचिए 2 सोफे हैं उतना, मतलब एक बेड था और एक शीशा था, बस और कुछ नहीं था। तो मैं सुबह उठ के, मुझे बहुत क्लियरली याद है उस दिन कि मैं सुबह उठी और मैंने कहा नहीं, मुझे वॉक पे जाना है, यू नो, टू बी फिट। तो मैं वॉक पे जब गई, तो बॉम्बे में बहुत गर्मी होती है, ह्यूमिड होता है, और मैं दिल्ली से थी, तो वहाँ की गर्मी तो अलग होती है। तो जब मैं वॉक करके आई, तो मैं इतनी घबरा रही थी, और मेरे घर में हमेशा एसी होता था, मेरे रूम में एसी भी नहीं था। तो वो जो बाजू में जो लड़की मेरे साथ रहती थी, उसके रूम में एसी था, और वो सो रही थी। तो मैंने हल्के से उसका करके 5 मिनट ऐसा अपना मुंह अंदर किया, मैंने कहा, और उस दिन मैंने रियलाइज़ करा कि कनिका, ये तू क्या कर रही है, कहाँ आ गई है, ये क्या कर रही है, तू किस घर की है और क्या कर रही है। लेकिन वो अंदर से आवाज़ थी कि नहीं, ये दिन भी निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने मटके का पानी पिया, और अपने आप को ऐसा, मटके का पानी ठंडा होता है वो डाला, और मैं ठीक हुई, और मैंने कहा चलो आज का दिन और निकला। क्या बात है। हाँ। बट इस पूरे दौरान, क्योंकि उस दौरान ना तो कोई था, सब स्ट्रगल चल रहे थे, रहने का ठिकाना नहीं, ऑडिशन पे रिजेक्शन, सब कुछ हो रहा था, क्या कनिका टूट गई थी और उनको लगा था कि यार चलो चलते हैं माँ बाप के पास वापस? नहीं, वो कभी भी नहीं लगा। चाहे कितनी भी मुसीबतें आई, मैंने हार कभी नहीं मानी। मैं हमेशा अपने आप से एक ही वादा करके रखती हूँ कि मैं अपनी कठिनाइयों से, अपनी परेशानियों से बड़ी हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आज कौन आता है मेरे सामने, कौन सी कठिनाई है जिसको मैं नहीं सुलझा सकती हूँ, वो मेरे लिए एक चैलेंज होता है। मैं प्रॉब्लम्स नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ चैलेंज है, ये मेरे सामने चैलेंज है, वो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। प्रभु आप मेरे साथ हो, मुझे पता है मैं पार कर जाऊंगी। और ज़िंदगी में मज़ा ही इस बात का है, जब तक लाइफ में ऐसे नहीं हो, अप डाउन हो, मज़ा ही नहीं है यार। Exactly. जब तक और जब भी चैलेंज आया ना, उसने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया है कि यार ये भी मैंने पा लिया, ये भी मैंने कर लिया। आपको याद है पहला ऑडिशन और क्या कुछ हुआ था, और पहला सिलेक्शन कैसे हुआ था? आई थिंक मैं एक ऑडिशन देने जाती थी, पहले टाउन में होता था, याद है अपना फेमस स्टूडियो में अपने ऑडिशंस होते थे। तो वहाँ पे मैं कोलगेट का ऑडिशन देने गई थी, और पहली बात तो मैंने ये किया कि ऑडिशन, जैसे मैंने कहा, देना नहीं आता था, तो मैंने सबसे पहले पहुँच गई थी, और मैं सबको देख रही थी कि कैसे सब ऑडिशंस दे रहे हैं। तो जब मैंने बीच में थोड़ी देर के बाद जब मैंने ऑडिशन दिया, तो उसके बाद मैंने जाके कैमरामैन से पूछा कैसा था ऑडिशन, अच्छा था, कब इसका आएगा रिजल्ट? तो कहते हैं मैडम कोलगेट के ऑडिशन में आपने दांत भी नहीं दिखा है, कैसा रहेगा? तो और उसने कहा नेक्स्ट, ऐसा, आइए मैडम। मेरा दिल टूट गया। एक होता ना, आप इतने कॉन्फिडेंटली दिल्ली से आए हो, और कि अरे मैं अब देख लूंगी, अब मैं सब करके दिखा दूंगी, जो सब जोश के साथ आते हैं, यू नो, कि शाहरुख और मेरे बाद में सबने भीड़ बना दी, यू नो, अब हम दिल्ली के हैं, ये वो। उस दिन मैंने अपने आप से पूछा कि कनिका, अगर मैं अच्छे से नहीं परफॉर्म करूंगी तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। फिर मैंने अपने आप को फोकस किया, घर में ही एक छोटा सा कैमरा सेटअप लगाया, कैमकॉर्डर्स आते थे तब, वो लगा के फिर मैं वही ऑडिशन बार बार करके देखती थी। अलग अलग मुझे याद है कि
जो भी एड्स आते थे ना, वो मैं एड उसको कॉपी करके देखती थी कि उनको क्या चाहिए, किस तरह से मुझे एक्सप्रेशंस देने हैं और कितना मुझे मूव होना चाहिए, कितनी आंखें मटकानी चाहिए, ऑल दैट। तो इस तरह का रिहर्सल रोज़ होता था। रोज़ मैं पेंसिल रख के पूरा 2-2 पेज पढ़ती थी। पढ़ने का शौक था मेरे को, पोएम्स का और इन सब चीज़ों का, तो उसमें भी बहुत मज़ा आता था। तो वो सब मैं रोज़ करने लगी कि नहीं, जब भी मौका आएगा मैं फट्टे चक दूंगी। और वैसा ही हुआ, शुरुआत हुई अच्छा खास। बट आपका टीवी की दुनिया में टर्निंग पॉइंट कब आया? हालांकि हम बात करेंगे मीनाक्षी के बारे में, बट आपको कब सबसे लगा कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये है? टर्निंग पॉइंट तो डेफिनेटली दिया और बाती हम था। दिया और बाती हम से मैं घर घर का नाम बन गई और ऐसी भाभी बन गई कि नफरत दे के भी प्यार पाए, राइट? हाँ, और मतलब सब वो कहते थे, मतलब आज भी इतने साल हो गए वो शो को बंद करे हुए, आज भी लोग मुझे मीनाक्षी के किरदार से ही जानते हैं, मीना बिंदनी, रेगुलरी, आज भी मुझे यही बोलते हैं। और लेकिन जब मैंने कहानी घर घर की जब मुझे मिला, उसके बाद मुझे आज भी याद है कि मैं बांद्रा की स्ट्रीट से निकल रही थी, तो किसी ने मुझे बोला, अरे मैडम, साशा मैडम, नील मैडम, ले तो जाओ। तो मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है, कहते कनिका, ये तो तेरे कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है। फिर हाँ यार, लोग देख रहे हैं यार, मुझे देख रहे, मुझे बोला। तो मैं वापस गई, मैं कहा आपने क्या बोला? अरे मैडम, देखते हैं ना आपको रोज रात को साशा भाई के साथ, नील मैडम। मैं जूते दे तू बेटा, जूते निकाल तू। तो या वो एक टाइम था जब मुझे अपने ऊपर ऐसा लगा कि नहीं यार, जो मैं कर रही हूँ वो मतलब सही चल रहा है, सही रास्ते पे हूँ। और दिया बाती जो आपने कहा टर्निंग पॉइंट, वो डेफिनेटली दिया बाती और हम था। सो हम भी मिलते थे उस समय मीनाक्षी से और बड़ा मजा आता था। हर स्टोरी, हर कहानी बहुत मजेदार होती थी, बिना आपके तड़का ही नहीं लग पाता था शो में, कहानी में। आपने खुद को कैसे, वो किरदार आपको कैसे मिला था और उसके लिए कैसे ऑडिशन हुआ था, उसके पीछे क्या? इनफैक्ट मैं किसी और ऑडिशन के लिए गई थी, लेकिन सुमित मित्तल जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर भी थे उस शो के, उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरा ये शो करोगी। मैंने कहा हाँ। फिर बात हुई, मैं तो भूल भी गई थी। मुझे याद है, जो कि मैंने और भी इंटरव्यूज़ में बताया, कि मैं गाड़ी चला रही थी और किसी से तो लड़ाई कर रही थी, उसने मेरी गाड़ी मार दी थी, ठोक दी थी। तो और मुझे याद है किसी का फ़ोन आया कि मैम आप फाइनल है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैं बच्चे की माँ भी बनेंगी। मैं हाँ ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे लिए बच्चे की माँ बनना मतलब नो था। अगर मैं उस लड़ाई में नहीं फंसती ना, तो मैं शायद ना कर देती। तो कभी कभी कहते हैं ना, लड़ाई करना भी अच्छा है। ऊपर वाले ने बोला कि इधर बिजी रहे यार। हाँ, कि दिमाग उस चीज़ों में ना चले, कैलकुलेशन में ना लगे। तो मैंने हाँ कर दिया। फिर हम जैसलमेर चले गए, शूट करा, बस यही सब चला। नहीं, मैं सॉरी जैसलमेर नहीं, पुष्कर गए थे शूट करने के लिए। और फिर वहाँ से अपनी गाड़ी शुरू हो गई। और 1-2 बार मैंने कुछ थोड़ा डिफरेंटली करा, तो मेरे राइटर्स को भी पसंद आया। उन्होंने कहा इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह भी से कर सकते हैं। तो वो टीम वर्क मिला के वो कैरेक्टर का स्केच तैयार इतनी ब्यूटीफुली हुआ कि लोगों को आज भी बहुत और वो चंचलता, वो सब कुछ, जो नटखटपन, वो जब आपको नरेट किया गया था आपके किरदार का, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि ये कैसी होगी, आपकी पर्सनालिटी से मैच करती है या नहीं करती? उस समय नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि आई ट्रस्टेड द प्रोड्यूसर्स एंड द राइटर। मतलब शशि जी, जो शशि मित्तल हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं, और उनको कैरेक्टर, उनको पता था कि मुझे किस तरह की गांव वाली लड़की चाहिए, जो सुंदर है, जो इन सब में ही बिजी रहती है और कामचोर नंबर 1 है और बस बहाने जानती है। वो मुझे पता था कि मैं इस तरह का करके एक बार ट्राई कर सकती हूँ। लेकिन जब लिख के आया, और आई थिंक मेरे लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस जो मेरे फेस पे एक्चुअल में आते, वो उसमें इतना अच्छा इम्बाइब हो गए कि वो किरदार कुछ का कुछ बन अमर हो गया वो। हाँ, कह सकते हैं आप। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। क्योंकि अभी भी लोग उसको याद करते हैं, टैग करते हैं, ढूंढते हैं कहाँ है वो ऑल। हाँ, अभी भी बहुत लोग मीम्स बनाते हैं, मेरे एक्सप्रेशंस पे मीम्स बनते हैं। छोटी लड़कियां जो हैं, वो अपना सास बहू का ड्रामा करती हैं अपने स्कूल में या फिर अपने घर के उसमें पेरिफेरी में। तो वो बहुत अच्छा लगता है। और वो जो पूरी यूनिटी थी सेट पर, आज भी वो बनी हुई है। हमेशा आपका रील देखते हैं, चाहे वो दीपिका हो या नीलू जी, सबके साथ एक अच्छा, आप जब तीनों मिलते हो तो एक जबरदस्त
बॉन्डिंग दिखती है, जी। एक फैमिली जैसा बॉन्डिंग बना था। जी। कैसा लगता है जब एक सेट पर ये बॉन्डिंग हमेशा के लिए बन जाती? वो मैंने आपको कहा ना कि जो इतने अमेजिंग शोज होते हैं ना जो कि हिस्ट्री में लिखे जाते हैं, वो ऐसे नहीं बनते। उनमें कुछ बात होती है, वो सारे किरदार घर जैसे दिखते हैं अपने, उनमें खुशबू अलग होती है उन किरदारों के लिए, उस फैमिली के लिए, उस शो के लिए। मतलब मुझे आज भी पता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हमारे दिया बाती में थे, वो हर रोज यही सोच कर आते थे, आज कुछ मस्ती करेंगे, आज कुछ अलग करेंगे, आज उस सीन को हम अलग कर देंगे। मतलब ये भी होता था, अरे मीना ये तू 2 लाइनें बोल दे, अरे वो तू 2 लाइनें तू ये ले ले मेरी। हम लोग इस तरह से करते थे। आजकल क्या होता है, यार मेरी लाइन है मैं क्यों दूं? नहीं नहीं यार, तेरे को कोई लाइन नहीं मिली, ओह डैम, यू नो माय लाइंस। लेकिन उसमें अरे तेरे को नहीं मिली, माइक लाओ इसको दो, ये ले, ये तू 2 लाइनें बोल दियो, उसके बाद मैं ये बोल दूंगी। तो वो कब का कब क्या बन जाता था ना, वो एक अलग ही एक टीम पूरा था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी शो जो भी चलता है, कोई भी कैरेक्टर कोई भी अगर चलता है, वो टीम वर्क से ही होता है। कोई अगर ये कोई कहे कि नहीं मेरी वजह से शो चलता है या मेरी वजह से शो है, दैट इज सो रॉन्ग। वो उनकी अलग परसेप्शन वो होती है, अपना ईगो होती है। या बिल्कुल। Yeah. कभी भी एक बंदा एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती, सबको वो पता। जिंदगी नहीं चल सकती Yeah. अगर हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। बट ऑब्वियस Yeah. आपके कभी जो शो के लीड थे, जो उनसे बात हो पाती, वो बिल्कुल उन्होंने इंडस्ट्री ही छोड़ दी है। अनस ने या ना? अनस से मेरी बात भी होती थी, कई दफा मेरी बात हुई, बट वो नहीं आ रहे हैं कैमरे के सामने। या अब कोई बात होती है आपसे? बात मेरी तो बहुत साल हो गए अनस से बात हुए हुए, मतलब 12-13 साल हो गए मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। कोई बात नहीं है। भाभो का लाडला, भाभो बात करती है, भाभो से पूछ लेना। मैं भी उनको चिढ़ाती हूँ, क्यों भाई But भाभो। आपने जानने की कोशिश नहीं की कहाँ हैं, क्यों छोड़ा इंडस्ट्री? कभी ऐसा बात हुआ कभी? यार मैं अपनी सच बताऊँ, मेरी अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हैं और आए कि कभी मौका ही नहीं मिला। वो कहते हैं ना, हम है राही प्यार के, जिससे जो मिला होली। बस वही। Yeah. मतलब ये है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। वेरी ट्रू। आपने बोला शुरुआत में कि आपको डायरेक्टर ने बोला था कहाँ से ले आओ, कुछ बताना चाहोगे कौन से सेट पे ऐसा हुआ था और क्या ऐसा कर दिया था आपने कि इतना गुस्सा हो गए थे? यार मैं एक शो आता था, व्हाट वाज दैट शो कॉल्ड, कभी आए ना जुदाई। Yeah. तो उसमें ना एक कैरेक्टर थी नीलिमा जी, Yeah. आई थिंक मेरी मदर का रोल कर रही थी, मुझे बहुत याद भी नहीं है। हाँ, आई थिंक मदर जी का रोल कर रही थी। और वो इतनी सीनियर एक्ट्रेस है और मैंने उन्हें टीवी पे देखा था ना, तो जब मैं पहली बार सेट पे, मैं ना एकदम ऐसा हो गई, Shocked. हाँ कि ओ आई यू नो, शब्द निकल नहीं पाए, हाँ मैं बोल ही नहीं पाई, ब्लैंक हो गए। क्योंकि उनको देखती रह गई। एक तो वो इतनी सुंदर, ऊपर से मेरी मदर का रोल करी थी और मेरे डायलॉग्स थे और ये सब था, और यहाँ से कूदना था, वहाँ से कूदना था, उनको कहना अरे तुम लोग बहुत परेशान कर रही हो, मत करो वो। तो मैं एकदम पॉज हो गई, एकदम मतलब मैं बिल्कुल म्यूट हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। और तब मुझे डांट पड़ी और कहा कि निकलो सेंट से, और ये सब कुछ हुआ। बट जो स्टार कास्ट थी और जो नीलिमा जी थी, उन्होंने बाद में डायरेक्टर को कहा कि नहीं कोई बात नहीं, कर लेगी, बच्ची घबरा गई है, नहीं न्यू कमर है ये वो। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरा जो ऋषु के लिए जो कनेक्ट आया वो वहीं से था, क्योंकि मेरी मुझे लगता है जो ग्रूमिंग हुई ना, Exactly. वो वैसी हुई कि मेरे सीनियर्स ने मेरी हेल्प भी करी और मेरी बैंड भी बजाई। ऐसा नहीं है, बहुत सारे सीनियर एक्टर्स ने मेरी बैंड भी बजाई है, बहुत मज़े भी लूटे हैं उन सब चीज़ों के लिए। लेकिन कुछ जो एक्ट्रेसेस थी, एक्टर्स ने, उन्होंने मेरा हौसला बहुत किया, तो वो मुझे आज तक याद है। जैसे अमन वर्मा जी थे, उनके साथ मैंने एक शो किया था, उन्होंने भी मेरा बहुत हौसला बढ़ाया था, क्योंकि बहुत बड़ा शो था, मुझे याद है, विरासत करके स्टार प्लस पे आता था। उसमें फ्रॉम रोहित रॉय थे, संगीता घोष, पूजा घई, अमन वर्मा, किरण सर, जयति भाटिया, लाइक अमर उपाध्याय, black big star cast was there, and I remember there was some scene was there and something कुछ तो हुआ था, and अमन stood for me, it's like नहीं इसको ऐसे मत बोलो तुम लोग, कोई बात नहीं तो कर लेगी। तो वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ों से सीनियर एक्टर्स ने मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बूस्ट किया था, एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। एंड आई थिंक
वही ग्रूमिंग मेरे अंदर है, और जब भी मैं इस तरह के न्यू कमर्स को देखती हूँ मैं हमेशा हौसला देती हूँ, चाहे वो वन डे आर्टिस्ट भी हो ना, मैं तब भी हौसला देती हूँ, नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो, और कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, लाइनों में मत घबराओ। इतनी सी बात, आपकी सिर्फ इतनी सी बात किसी का इतना हौसला बढ़ा सकती है, आपको वो अपना अचीव कर सकता है, अचीव कर सकता है, नहीं तो वो डर जाएगा आपसे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत सही बात बोला है ना? आपने। तो जिंदगी में चाहे वो एक्टर हो, इवन कॉर्पोरेट्स में अगर कोई न्यू कमर आया, यू हैव टू वेलकम दैट पर्सन, यू हैव टू बूस्ट दैट पर्सन, नहीं तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, ऐसा लगता है इन एनी फील्ड। और ये सबको करना चाहिए, और अब बहुत अच्छी बात है आपने वो चीज को हमेशा आगे रखा है। यू नो ये इंडस्ट्री में ऐसा भी बहुत होता है कलाकारों के साथ कि शो में सेलेक्ट होते हैं, मतलब सेट पे भी पहुंच जाते, पता चलता कि शो में नहीं है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि रातों रात बोला गया कि आप शो में नहीं हो? नहीं 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 नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, टच वुड, ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ में कि आई बीन ऑलवेज लकी, आई बीन ऑलवेज लकी टू हैव गुड रोल्स, और अगर रोल अच्छा भी नहीं है ना तो मुझे आता है कैसे छा जाना है, ये आई थिंक ये कला है, और मे बी आई एम नंबर 6, सो डेफिनेटली दैट वीनस, दैट होल अट्रैक्शन इज ऑलवेज देयर। तो क्योंकि एक आर्टिस्ट को 1 मिनट का रोल मिले, उसमें कैसे छाना है वो उस पर डिपेंड करता है, राइट? हाँ, वो मैं जानती हूँ कि मैं अगर सीन में हूँ तो मैं कैसे सीन चुरा सकती हूँ। यू नो एक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा सच है, और बहुत कोई से डिनाई नहीं कर सकता, वो है कास्टिंग काउच। जब आपका मुंबई में कोई नहीं होता और आप बिल्कुल नए होते हो, तो आपको लोग मिस यूज करना चाहते हैं, या अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, या फिर बड़े बड़े सपने दिखाकर कुछ अलग तरीके से आपको बात करना चाहते हैं। कभी कनिका के साथ कास्टिंग काउच जैसा सिचुएशन आया? अगर आया तो कनिका ने इसे कैसे हैंडल किया? देखिए, कास्टिंग काउच इज नॉट इन दिस इंडस्ट्री, इट्स इन एवरी इंडस्ट्री, लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, और हर जगह होता है, और अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं आपको आपकी जर्नी में। ऐसे मेरे साथ में इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगता है कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट, पहले डेफिनेटली मैं डरी थी, डरी कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरह का बिहेवियर है, लेकिन एक टाइम आ गया था कि मुझे आंसर बैक करना आ गया था कि आप किस तरह की बात कर रहे हो, और कुछ थंब रूल्स थे मेरे कि मैं रात को 8 बजे के बाद कभी कोई मीटिंग नहीं करती थी। कोई मुझसे पूछता था कि आप अकेले रहते हो, तो मैं बोलती थी कि मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ, और कभी आओ डिनर पे, कभी चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, मैं कहती हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर चलेंगे, और फिर मैं उस इंसान को राधे राधे कर देती थी कि भाई जो इंसान सबसे पहले उम्मीद ही ये रख रहा है ना, वो काम नहीं देगा आपको, वो आपको फॉल्स होप में रख रहा है। और ये मैं सारे लोगों को बोलना भी चाहती हूँ जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं, कि कोई भी आपको सबसे पहले ल्योर करने की कोशिश करेगा ना, अरे तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बड़े-बड़े सपने दिखाएगा, बड़े-बड़े सपने दिखाने लग जाएगा कि मैं इससे मिलवा दूंगा, उससे मिलवा दूंगा, और ये है मेरी पहचान, और ये वो आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगा। क्योंकि जो इंसान करता है ना, वो कहता है हाँ ठीक है, आप टच में रहिए, हम कुछ होगा तो बताएंगे आपको, और आप टच में रहते हो, नॉर्मल टच में रहते हो, ये नहीं कि आप यू नो मतलब you're licking someone's ass literally, कि यार होता है ना, लोग करते हैं यार, नहीं यार काम का मंदा है, काम आ जाएगा, इसको जानता है उसको, ऐसे लोग कभी कभी आपको कहीं काम नहीं देंगे। ये गलत नोशन है कि आप कि लाइक स्लीप अराउंड बिजनेस कर लो, कुछ किसी के साथ कुछ नहीं होता, या फिर हो सकता है कि आप इतना आगे बढ़ जाओगे, लेकिन आप में टैलेंट नहीं होगा, आप में काबिलियत नहीं होगी, आप वहीं रुक जाओगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, बल्कि गिर ही जाओगे, और कहाँ गिरोगे वो भी नहीं पता है, कितना गिर जाओगे वो भी नहीं आपको पता है। तो मैं यही कहूंगी कि भाई सपने अपने ही सच्चे हैं, दूसरे के जो बोरोड सपने हैं ना, वो सब गड़बड़ हैं, मत करना। बट आपको लिटरली क्या कहा जाता था, या क्या मतलब जब बोला गया था, क्या वर्ड्स बोले गए थे, या क्या कहा गया था जब आपने? बिल्कुल तो बहुत धुंधला है, अरे याद भी नहीं कि किस तरह की बातें कही गई। अब तो मुझे याद है कि मैंने लोगों को क्या कहा है लोगों को कितना बुरा फील कराया है। तुम्हारी क्या है, तुम कौन हो कौन, तुम क्या कर सकते हो, पहले ये बताओ, तुमने किस किस के लिए किया है ये बताओ पहले। मतलब मैं अब इतना रखती हूँ बोलने का, तो बहुत याद नहीं है कि किसने क्या बोला था, बट मुझे एक याद है कि मैं एक प्रोड्यूसर के हाँ जैसे प्रोड्यूसर के मिलने गई थी, और उन्होंने कहा कि आप बताओ क्या मतलब
आप क्या खाओगी, क्या पियोगे? मैंने कहा नहीं सर कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं फैंटा मंगवाता हूँ। तो उन्होंने फैंटा मंगवाई और जैसे ही मैंने फैंटा उठाई उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ रख दिया कि और बताओ क्या कर रही हो। मेरे हाथ से ना वो फैंटा की बोतल गिर गई थी, मुझे याद है। और कोई लेडी अंदर से क्या हुआ क्या हुआ, और मैंने अपना बैग उठाया और मैं वहाँ से भाग गई। वो इंसिडेंट मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। और मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड नीचे खड़ा हुआ था और उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ। मैं इतना घबरा गई थी कि मुझसे आर्टिकुलेट ही नहीं हो पा रहा था कि मैं क्या बताऊं कि क्या हुआ। बट वह कहते हैं ना जिंदगी है, ऐसी चीज़ें मिलती चली गई, करते चले गए ऐसे जो लोग ऐसा। और भाई और हाँ क्या बता, नफरत है मुझे इन लोगों से, नफरत। Exactly. मतलब जो आपको हाथ लगा लगा के बात करे ना, उनसे ना बस दूरी बढ़ा लो, क्योंकि वो लोग आपको किस इंटेंशन से टच कर रहे हैं ना, इतनी खराब एनर्जी आपको दे रहे हैं उस चीज़ की, तो समझ आ जाता है आपको। और एक लड़कियों को तो बहुत जल्दी समझ आ जाता है इन सब बातों से। तो उस दौरान कनिका को थोड़ा फील हुआ कि नहीं यार ये मैं कहाँ फंस गई, या फिर और मजबूत बनी कि नहीं ऐसे लोगों को जवाब देना है? सेकंड थिंग, मैं और मजबूत हो गई कि आके दिखाओ, अब करके दिखाओ तुम। मतलब तब तक तो हमें मीटू वीटू पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है, लेकिन सेफ गार्ड करना अपने आप को वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, इवन इन फीलिंग्स, इट्स नॉट अबाउट दैट फिजिकल टच एंड एवरीथिंग, इट्स अबाउट इमोशनल फीलिंग्स ऑल्सो। कि जो लोग आपको अरे यार तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता यार, हाइट कम है तुम्हारी, बहुत गोरी हो यार तुम, नाक नक्श भी अच्छा नहीं है तुम्हारा यार, नहीं यार नहीं कर पाओगी। उन लोगों से भी आपको बचना है, सेफ गार्ड करना है अपने इमोशंस को भी कि अबे तू कौन है, पहले तू बता तू कौन है, तू कहाँ खड़ा है, तूने क्या किया लाइफ में। Exactly. और बहुत लोग मिलेंगे आपको ये करने, नीचे उतारने वाले, नीचे खींचने वाले बहुत लोग मिलते हैं, ऊपर उठाने वाले, आपके ऐसा करने वाले 2 4 5 ही लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में, और तो सब पुल डाउन करने वाले लोग ही हैं। तो ऐसे लोगों से भी अपने आप को सेफ गार्ड करना बहुत ज़रूरी है, हर तरीके से, फिजिकली भी, इमोशनली भी एंड मेंटली ऑल्सो। यहाँ पे तो एक और चीज़ है, यहाँ पे तो फाइनेंशियली भी लोग मांग लेते हैं पैसे और वापस नहीं करते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ तो ये भी बहुत हुआ है। मैं अच्छे घर से थी तो पैसे आते थे तो सबको यार करने का 2000 दे दे, आज 1000 दे दे, कोई 5000 दे दे, और फिर हेलो 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 फोन कट, हेलो हेलो, फोन भी नहीं उठाते थे कभी कभी तो लोग। तो इससे भी बचिए। जो मांगे पैसे वो भले आदमी कैसे। बट पता है ये इंडस्ट्री क्या, ये हर जगह कहते हैं, लोग कहते हैं ना उगते सूरज को लोग सब सलाम करते हैं। जब आप बहुत पॉपुलर होते हो सब आपके दोस्त होते हैं, राइट? जैसे ही आपके पास कुछ काम नहीं होता है, 1-2 साल आप गायब होते हो तो सब गायब हो जाते हैं। कभी कनिका के साथ ये वाला फेज आया है? बहुत हुआ है। मैं आई थिंक 2017 में दिया बाती जब बंद हुआ, ऑफर हुआ, उसके बाद में मैंने उसी का एक पार्ट आया था तू सूरज में सांझ में, वो मैंने थोड़े टाइम के लिए किया था। फिर मैं अपने बेटे के लिए इतनी मसरूफ हो गई थी, कोविड आ गया, ऐसी चीज़ें हो गई, काफ़ी टाइम तक काम नहीं किया। तो लोगों के चेहरे बदले देखे, लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, हाँ बताते हैं, हाँ कनिका कुछ अच्छा होगा तो ज़रूर बताएंगे, अरे यू डिज़र्व सो मच यार कनिका, बताते हैं, फ़ोन नहीं उठाना, ये सब हुआ है। लेकिन वो ये ना, मैं अपनी मुश्किलों से भी बड़ी हूँ, ये हमेशा मैंने अपने ना दिल में और दिमाग में रखा कि वन विन एंड द नैरेटिव इज चेंज्ड। अपने क्राफ्ट को अच्छे करो, अपने अभिनय को अच्छा करो, वो अच्छा करोगे ना तो ये सब लोग आ जाएंगे। जैसे आपने कहा कि उगते सूरज को सब सलाम है, वो हर इंडस्ट्री में है, हर तो फील्ड में। बस ये है कि आप अपना अभिनय जो आप करना जानते हो, जो आप कर सकते हो, उसको अच्छा रखो। ये सब फालतू की चीज़ों पे अपना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। और जब भी जिसने फ़ोन नहीं भी उठाया ना, मैंने कहा बेटे तू तो बहुत जल्दी फ़ोन करेगा, और किया भी। एंड इंक्लूडिंग मीडिया पीपल ऑल्सो। जब मैंने मुझे याद है कि मैंने एक भगवान का ना, अपने मैं कन्हैया का हर साल बर्थडे मनाती हूँ, अपने कृष्ण भगवान, मैं क्या मनाती हूँ वो मनवा लेते हैं। तो मैंने बहुत सुंदर घर बनाया था, सजाया था सब कुछ, मेरे बेटे ने ड्राइंग्स करी थी और वो सब हमने पूरा अच्छा सा डेकोरेट किया जन्माष्टमी का।
और मैंने 2 लोगों को फ़ोन करा था जो कि मेरे, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, बट जो कि मैं जानती थी कि वो दिया बाती से मुझे फॉलो कर रहे थे, कनिका एक इंटरव्यू दे दे, ये कर दे, वो कर दे एंड ऑल दैट. आई कॉल्ड देम, इज लाइक नहीं कनिका आज तो नहीं कर पाएंगे वो स्टोरी हम. ओके नो प्रॉब्लम, आप आओगे, आप भी आओगे स्टोरी करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज मैं काम नहीं कर रही हूँ इसलिए आपके पास में वो स्टोरी नहीं है. बट वो ये सारी चीज़ें आपको ना मजबूत बनाती हैं, सिखाती हैं. हाँ, आपको मजबूत बनाती हैं, सिखाती हैं. वो कहती हैं कि जितनी भी फैंसी और ग्लोरी आ जाए ना लाइफ में, ये याद रखना कि आप कौन हो. हवा में नहीं उड़ना चाहिए ना. आप में काबिलियत अगर है तो आप चट्टानों को भी हिला सकते हो. तो अपना अभिनय अच्छा रखो, बस अपना काम पे फोकस रखो, सब आ जाएंगे. और ये बहुत अच्छी बात है, जितने भी लोगों ने रिजेक्शन किया है, जितने भी लोगों ने मना करा है, जितने भी लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, मैं उनका धन्यवाद करूँगी कि शुक्रिया कि तुमने नहीं किया. तभी मैं आज वो फ्लेवर ले सकती हूँ, आज मैं कॉन्फिडेंटली बैठ के यहाँ आपसे बातें कर सकती हूँ. बहुत वेरी ट्रू. बट कनका, मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जब इंसान के साथ ऐसी चीज़ें होती तो बहुत टूट जाता है और हर तरह से टूट जाता है. जी. इतना कॉन्फिडेंस, इतनी मजबूती किसने, कहाँ से इतनी हिम्मत? एक तो मेरे पिता जो कि एक मजबूत चट्टान की तरह मेरे पीछे खड़े हैं, हमेशा हर बात एक ही चीज़ कहते हैं, तो फिक्र मत कर, मैं हूँ. बस एक ये कहते हैं, ये शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ी बात. ये एक वाकई ही बहुत बड़ी चीज़ है जो आई कैन फील दैट. सेम मेरे डैड भी कहते थे. बस कि तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना, बस तू करती रह, तेरे को जो करना है. तो ये एक तो बहुत बड़ी बात थी. और मेरे माता पिता ने मुझे इस तरह से मेरी परवरिश की है कि कॉन्फिडेंस बहुत था मेरे अंदर. और दूसरी बात, जब आपको कुछ करने की इच्छा है होती है ना लाइफ में, आगे बढ़ने की, आगे कदम, तब नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस हो जाती है कि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, और उसी से मैं आगे बढ़ी हूँ. और ये मैं ये नहीं कहूँगी कि रंग रूप है या आप बहुत अच्छा एक्ट करते हो या आपको काम मिल गया या किस्मत है. मैं जहाँ पे हूँ ना हरी, वो मैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए हूँ. अगर मैं कॉन्फिडेंट थी ना, तभी मैं कर पाई. बट ऑब्वियस मुझे अपने अंदर मैं एक चीज़ जानती हूँ कि अगर मैं अच्छा कॉन्फिडेंटली ये सीन कर पाई तो मुझे तालियां मिलेंगी. और अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंट रही ना, तो ये लोग मज़ा नहीं आया, बेकार, इसको क्यों कास्ट कर लिया. ये मेरे ऊपर है अब कि मैं किस तरह की चीज़ अपने लिए सुनना चाहती हूँ. और अगर सुनना चाहती हूँ तो बी कॉन्फिडेंट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट. वेरी ट्रू. और कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है, बस जहाँ कुछ ज़रूरत पड़े. बट ये भी जानना चाहेंगे चलते चलते अब कि बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने रिसेंटली आपकी, जैसा आपने बोला, आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत अप्स एंड डाउन है, बहुत कुछ खबरें हमने भी पढ़ी, बहुत सारे इंटरव्यूज हमने भी देखे. क्या हो गया था, क्या कह दिया था आपने ऐसा, इतनी बड़ी बातें कैसे, क्या हो गया, थोड़ा जानना चाहेंगे, सिलसिलेवार जानना चाहेंगे थोड़ा. नहीं, एक्चुअली बहुत सारी बातें हुई हैं, मेरे शहर के बारे में हुई हैं. मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात जानना चाहता हूँ कि अंकुर के साथ में, अंकुर के साथ क्या पता नहीं, एक्चुअली कुछ चीज़ें होती है ना जब लाइफ में, या वो कहते हैं ना घर घर मटियाले चूल्हे हैं, है ना. हर घर मटियाले चूल्हे हैं. और जहाँ पे भी आप जाओगे, जहाँ 2 बर्तन रहेंगे, वहाँ आवाज़ ज़रूर होगी. तो कुछ इस तरह की स्ट्रगल्स थी. हम लोगों के बीच में बात नहीं हो पा रही थी. वो दिल्ली चले गए, मैं बॉम्बे थी. तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई कि जैसे कि मैंने कहा कि ठीक है, अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए, या फिर हमें कुछ सोचना चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में, बिकॉज हमारा बच्चा हमारे साथ में, हमें एक अलग नज़रिए से सोचनी चाहिए. तो उस चीज़ को आर्टिकल आया कि शी इज़ गेटिंग ऑन टू डिवोर्स, जो कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत था. आई वॉज थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स, बट कहते हैं ना टाइम फेड्स एवरीथिंग. तो हम अभी भी को पेरेंटिंग कर रहे हैं. वो दिल्ली में है, मैं बॉम्बे में हूँ, और लोगों ने ये बोला कि आई एम डिवोर्स्ड, उसका डिवोर्स हो गया है, ये हो गया. बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं. मेरा बेटा है 11 साल का है, और इतना बड़ा है दैट ही कैन ईजिली कंप्लेन अबाउट इट. गूगल में आजकल सब कुछ होता है. तो अपने बच्चे को ये बताना कि बेटा डिवोर्स का मतलब क्या है, वो बहुत कठिन है. किसी भी मदर, किसी भी फादर के लिए अपने बच्चे को ये बताना कि बेटा डी का मतलब क्या होता है, डिवोर्स का मतलब क्या होता है, बहुत तकलीफ वाली बात है. और आपका रिश्ता क्यों नहीं चला, क्या हुआ था,
व्हाट वेंट रॉन्ग, इन सब चीज़ों को ना बताते हुए भी तकलीफ होती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता किसी का रिश्ता टूटे। कभी भी आप रिश्ता अगर आप करो तो आप तोड़ना नहीं चाहते हो। तो ऐसा इतनी सारी बातें हुई, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी गुड वे। को पेरेंटिंग कर रहे हैं हम दोनों, साथ में हैं, बात करते हैं, बच्चे के बारे में बात करते हैं, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी वेलबींग की बात करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे कि आप अगर आप अलग रह भी रहे हो, सेपरेटली भी रह रहे हो, ड्यू टू आवर पर्सनल रीजंस ऑफ कि मेरा काम यहाँ है, उनका काम वहाँ है, सच अ बिग ही इज इनटू कंस्ट्रक्शन, तो उनकी क्योंकि उनके फादर की भी डेथ हो गई, उनके भी घर में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। तो मैं उस चीज़ को कुछ अलग तरीके से नज़रिए से लूँ, कोई मतलब नहीं बनता है। तो भगवान ने जिस तरह से रिश्ता दिया, वो जिस तरह से परोसा है, वो मैंने एक्सेप्ट करा है कि राधा रानी तुम हो ना, बस तुम मेरा ध्यान रख लोगे, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट हमने वो आप दोनों को हमने कई बार इंटरव्यू किए साथ में, हमें बहुत अच्छी जोड़ी हमेशा से रही है। लोगों ने बहुत मुझे पर्सनली बहुत पॉजिटिव वाइब्स रही है। क्या मतलब ऐसी क्या वजह हो गई कि मैं थोड़ा समझना चाहूँगा कि मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था या फिर सिर्फ काम को लेकर के आप लोगों ने डिस्टेंस बना लिया? नहीं, कुछ चीज़ें जब होती है ना हरी की अनस्पोकन रह जाती है ना, चीज़ें अंडर द रग हो जाती है कि चल जाने दे, चल छोड़, कोई बात नहीं, आज ये आज वो, उन सब चीज़ों की वजह से ना रिश्ते में से ना बदबू आने लगती है। तभी कहते हैं कि रात में ना जब आपकी लड़ाई हो ना, तो रात में ना सॉल्व करके ही सोना चाहिए। चल जाने दे, चल छोड़, कोई बात नहीं, आज मूड खराब होगा, आज कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, आज ये सब करके ना सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं। गांठें पड़ती चली जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि वो गांठ इतनी बड़ी हो जाती है कि अब वो इतना मजबूत हो गई है कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि वो अब वो हट ही नहीं सकता। बस ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो कि हमने बैठ के बात नहीं करी, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें डिफरेंसेस आए। क्योंकि आप इतनी कॉन्फिडेंस हैं, इतनी समझदार हैं, आई एम श्योर वो भी बहुत अच्छे हैं, बट आप दोनों ने कभी कोशिश की कि हम दोनों बैठ के बात करें या फिर इस चीज़ों को समझा लें, या फिर बस आप दोनों ने टाइम दिया एक दूसरे को? अभी हम टाइम दे रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं अपने रिश्ते को, अपने बच्चे को, अपनी चीज़ों को। सिर्फ वी आर वेरी कॉर्डियल, वी आर वेरी गुड। एंड अभी हम अपने बच्चे को लेके जिम कॉर्बेट भी गए थे, अभी 2 दिन पहले ही लेके गए हैं उसको, एंड वी रियली हैड फन। तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं उस चीज़ में। और मैं सच बताऊं, पेरेंटिंग का और मैरिज का कोई रूल बुक नहीं है आज की डेट में कि नहीं यही रूल्स हैं और ये इसी तरीके से होना चाहिए। हर इंसान अपने हिसाब से रिश्ता निभा रहा है, और जितना जिसमें काबिलियत है वो उस हिसाब से निभा रहा है। मतलब अगर कोई ये कहे कि नहीं यार अपनी पति के साथ में रहती है और भाई पूरी फैमिली के साथ रहती है, लेकिन रिश्ता कैसा है पता नहीं, दोनों एक दूसरे से मतलब पीट करके सो जाते हैं, वो रिश्ता अच्छा है? या फिर वो रिश्ता अच्छा है कि एक दूसरे से मन की सारी बात करते हैं, खुश होके राधे राधे करके सोते हैं? सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबके अपनी अपनी रूल बुक है। मैं तो कहते हैं ना कि it's my life, I will make the rules. I know how to do parenting, I know how to make my marriage work, or whatever it is. सबसे अच्छी बात यह है कि you have to accept life the way it is. जैसा आपको परोसा गया उसी से आनंद लो, मतलब वर्तमान में रहो और वर्तमान में ही खुश रहो। नानक कभी सवाल करते हैं आपसे कि पापा क्यों नहीं यहाँ साथ में, या फिर कभी वो कुछ बोलते हैं इस चीज़ को? नहीं, वो तो हम लोग वीडियो कॉल पे इतनी बातें करते हैं, हम चले जाते हैं, कर लेते हैं, तो ऐसा उनको कमी महसूस नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी बात है। और टचवुड मेरे इतनी फ्रेंड्स हैं, सब फैमिली, मम्मा मेरी इतनी मासी है, बल्कि वो ये कहता है मेरी इतने मासी मामाज है, बुआ नहीं है एक भी। तो मैंने कहा तेरा जवाब है ना, वो बुआ बनाएगा नहीं बेटे, जल्दी ना बहन नहीं बनाता वो। तो वो भी ये कहता बेटा हुस्न लाइक मी, क्या कोई लड़की मेरे को भाई बनाती नहीं है। मैं बताइए इतना हुस्न है तुम्हारे पिताजी का। बट ये अच्छी बात है, और इसलिए मैंने पहले बोला, हमने खुद देखा है आप दोनों की जोड़ी, बहुत कितना मजा किया था हम लोगों ने। कभी बातें होती है इन फ्यूचर, कभी आपको लगता है जो भी लोग ये सोचते हैं, जो खबर ऐसा मैसेज पढ़ के लगता है यार ये तो हो गया है सब कुछ, उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे कि हमारा चल रहा है, हो सकता है हम कभी साथ में आ जाएं?
यू नेवर नो, कहते हैं ना नेवर से नेवर। Yeah. और साथ में ही है हमारी, ऐसा कुछ नहीं है, हम साथ में ही हैं। इट जस्ट दैट कि वो ये ना कोई रूल बुक नहीं है कि मैं चली जाऊँ। और बॉम्बे दिल्ली आज की डेट में इतना कोई कुछ बहुत नहीं बड़ा है। डिफरेंस भी नहीं है, 4 घंटे में आप अपने घर पे हो। Yeah. तो कोई बहुत बड़ी तो जब चीज़ ये नहीं है। खबर आई या इस तरह की आर्टिकल्स आए कि डिवोर्स एंड ऑल, तो आप दोनों का क्या रिएक्शन था? हम लोग हंस रहे थे। मेरे हस्बैंड अंकुर तो ये बोल रहे थे कि अरे यार मैं फिर लाइमलाइट में आ गया, अरे यार अच्छा आ गया, मैं बड़ा बदतमीज हूँ आप हैं, लोग ये बातें कर रहे, क्या कोई बात नहीं यार, एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। आई एम लाइक ओके, कहते हैं अब क्या मैं क्या बोलूँ उसके बाद में। मैं कहा ठीक है, बट ये होता है डेफिनेटली पेरेंट्स गेट अफेक्टेड। वो पेरेंट्स अफेक्ट होते हैं, पेरेंट्स एक्सटेंडेड फैमिलीज जब क्वेश्चंस पूछती हैं तब थोड़ा ऐसा लगता है कि यार आप क्या जवाब देंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें क्या समझाएंगे। वो सारे चैलेंजेस थे और आते भी हैं। वो तो हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि किसी के अपने घर में लोग नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है, दूसरे घर में अच्छा अरे अच्छा बाका है गो है, बाका तलाक है गो, आए तलाक है, मुझे पता था, हमें पता था। ऐसा करने लग जाते हैं लोग, तो क्या बोलूँ मैं। बट जब आपने बोला फैमिली वाले इफेक्ट होते हैं, तो आप उनको कैसे कंसोल करते हो या समझाते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है नॉल? देखो पता क्या था, बहुत बात तो ऐसे होते हैं ना, लोगों की हिम्मत भी नहीं होती आपसे बात करने की डायरेक्टली कि ऐसा कुछ है। बस यही मुझे सब लोग प्यार से कन्नू बोलते हैं, तो यही बोलते हैं कन्नू हम तेरे साथ में, अगर कोई भी दिक्कत हो तो वी आर जस्ट देयर। मैं कहा हाँ आई नो आई कैन वाउच ऑन यू, बस। बट इस ये इंडस्ट्री या क्या ये सोसाइटी ऐसी है कि जब कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो उनको लोग अलग तरीके से जज करते हैं, राइट? लोगों का नजरिया अलग हो जाता है। आप भी फील करते हैं इस चीज को? बिल्कुल। मतलब वो कहते हैं ना, अगर कोई औरत वो बेचारी टाइप का, बेचारी तो बहुत बात की बात है। अगर आप किसी को ये पता चल जाए कि अरे यार लड़का इसका पति इसके साथ नहीं रहता, या फिर इसका पति की जम नहीं रही है, तो भाभी जी घर पे हैं। वो वाला चीज होती है कि मतलब आप डिनर पे चलेंगी, आप लंच खाएंगी, आपको क्या पसंद है, वो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो उसको क्लीन अप करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वही अगेन एक इंसान, एक आदमी आपको प्रोटेक्ट तो करता ही है ना इन सब चीज़ों से, इन सब नज़रों से। वो बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये भी अलग रूप है पता है दुनिया के, और वो देखने में भी मज़ा आता है कि कौन कैसा आपकी नज़रों से देखता है। तो कनिका पूरी लाइफ को कैसे देखती हैं? क्या कुछ उनको अगर उनको मौका मिले अपनी पूरी रिवर्स करके देखने का और चीजों को सही करने का, तो कनिका कौन सी चीज को थोड़ा सा फिट करना चाहेंगी, वापस जाकर के सही करना चाहेंगी अपनी लाइफ में? पूरी जिंदगी की बात? हाँ, मतलब आपकी पूरी जर्नी पर। मैं कुछ फिक्स नहीं करना चाहूंगी। आई थिंक जो भी मैंने किया है ना, मैंने अपनी चॉइस से किया है। जो भी चीजें की हैं उसमें किसी का दबाव नहीं था, किसी का भी। इसलिए जहां पे भी मैं हूं ना, मैं अपनी मर्जी से हूं, और आई एम स्टैंडिंग टॉल एंड स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड विद माई सेल्फ। क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है, कोई रहे या ना रहे, बट आई एम स्टैंडिंग फॉर माई सेल्फ एंड विद माई सेल्फ, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि अगर आप अपने साथ मजबूती के साथ खड़े हो ना, तो कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा आप उसको बहुत खूबसूरती से फेस करोगे। सो आई डोंट वांट टू स्टिच एनीथिंग, आई एम सो गुड हियर, आई एम जस्ट सो गुड, आई एम सो हैप्पी हियर। या टचवुड, और ऐसे ही हमेशा बना रहे। थैंक यू। बट कभी आपको ये चैलेंजिंग लगता है या थोड़ा फील होता है कि यार बच्चे को अकेले में लेके रह रही हूँ एंड ऑल, सब कुछ ऐसा होता है? एक टाइम ऐसा था जब थोड़ी सी चैलेंजेस आए थे। दैट वाज कोविड। कोविड में मैं अकेली थी, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, और 13th फ्लोर से किसी ने जंप करके कर दिया था। तो उस लेडी का इम्प्रेशन हमारे नीचे की घास पे था, तो और एक अलग सी एनर्जी थी, और मैं उस लेडी को बहुत अच्छे से जानती थी। तो मैं आई वाज हार्ट ब्रोकन। मैंने अपने ये घर के पर्दे बंद कर दिए, ना आप कहीं जा सकते हो ना आ सकते हो, और आप घर में अकेले हो एक बच्चे के साथ में। तो वो टाइम बहुत टफ था कि मुझे नीचे जाकर अपने बच्चे के लिए सामान लेकर आना है, उसको कहना है कि बेटा आप दूर रहो, बिल्कुल मुझसे दूर रहो, जब तक मम्मी नहा नहीं लेती है, सब कुछ नहीं कर लेती है। और रियांश, आई वाज लाइक, ही वाज 4.5 5 years old।
तो वो छोटा सा बच्चा, वही मुझे याद है, मेरे सोफे पे से दुबक के एक बेडशीट को लेके मास्क लगा के बैठा रहता था कि जब मम्मा आएगी सबको स्प्रे करेगी, सारी चीज़ें वॉश करेगी, नहाएगी, तब वो करूँगी। और कितनी बार मुझे अच्छे से याद है कि रियांश सारी चीज़ें मेरे आने से पहले रखता था कि मम्मी के कपड़े रख दिए और वॉशिंग के लिए बड़े बड़े बोल जो थे वो रख दिए। 5 साल का था, 4.5-5 साल का बच्चा वो ये सब कर रहा था। तो वो टाइम बहुत चैलेंजिंग था, बट उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। और तब मुझे एक्चुअली लगा कि यार जब मैं इतना टफ टाइम अकेले निकाल सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ में, कुछ भी। और ये काफ़ी इंस्पायरिंग, और यही जर्नी हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे। आजकल का दौर थोड़ा अलग हो गया है। लोग आजकल सोशल मीडिया, आई मीन इस फील्ड में कुछ एक्टर्स हैं या कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस मार्केट को ख़राब कर रहे हैं, एक्टिंग वाले या इस फील्ड को। आप भी इस चीज़ को मानती हैं? नहीं, हाँ, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। देखो, इन्फ्लुएंसर्स क्या है कि आप में कोई काबिलियत है, किसी की भाषा अच्छी है, किसी का बोलने का अंदाज अच्छा है, किसी ने मुंह बना दिए वो अच्छा है, डांस कर लिया अच्छा, आप एक पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे हो जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको फॉलो करते हैं, व्हाटएवर। लेकिन एक्टिंग इज नॉट यू। एक्टिंग इज इन अ प्लेस वेयर आप एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हो। तो अभी क्या हो रहा है ना, जब अरे यार इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अरे अच्छा इन्फ्लुएंस है, इसको ले लेते हैं, चाहे उसको कख नहीं आता हो एक्टिंग के बारे में, उसे कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो तो नाच गा के और यूं करके और उल्टी सीधी चीजें करके वो इन्फ्लुएंसर बन गया। मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग बीइंग इन्फ्लुएंसर, आई रियली रिस्पेक्ट। नहीं, मेहनत है, कंसिस्टेंट रहना, अपनी चीजों को करना, अपनी काबिलियत को दिखाना। लेकिन वो आप सिर्फ अपनी काबिलियत दिखा रहे हो कि आप क्या हो, लेकिन जो एक्टर का काम है वो एक्टर कर सकता है। लेकिन उसकी वजह से हम एक्टर्स के साथ में डेफिनेटली बहुत अलग चीज़ें होती हैं कि हमारे फॉलोअर्स इतने नहीं हैं जितने उन लोगों के हैं, तो उन्हें जॉब मिल जाती है। पर ठीक है, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। किस्मत कोई किसी की तकदीर नहीं ले सकता। बट कभी आजकल दौर ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया पे लोग, कुछ एक्टर्स ने ये भी बोला कि उनसे कुंडली मांगी जा रही है। आपने भी देखा होगा। नहीं, मुझे नहीं पता ये वाली बात। कुंडली, किसी एक्टर ने सोशल मीडिया खुद आकर बोला कि उनसे काम के बदले पहले कुंडली मांगी जाए ताकि प्रोड्यूसर मैच करा ले कि इनका अच्छा रहेगा एंड ऑल। कभी आपके साथ हुआ? नहीं, मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुआ। बट आप बीइंग एन एक्टर क्या कहना चाहोगे इस तरह की चीज़ों को? ये देखो, ये एक प्रोड्यूसर की बिलीफ है। यार प्रोड्यूसर बहुत पैसा लगाता है, बहुत मेहनत करता है एक प्रोड्यूसर। मतलब वो क्रिएटिवली भी इन्वॉल्व रहते हैं, एडिट पे भी रहते हैं, कास्टिंग में, चैनल से। अगर उनकी ये बिलीफ है कि सारे नक्षत्र बिल्कुल अच्छे से बैठे और फिर जाके हम कोई एक प्रोजेक्ट करें, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आई डोंट फील इट्स रॉन्ग, इट्स योर ओन बिलीफ। आज हम कोई प्रॉपर्टी भी खरीदने जाते हैं तो हम भी देखते हैं ना कि भाई वास्तु देखते हैं कि कौन सा मुंह है, कौन से दिन हम पूजा करनी चाहिए, किस टाइम पे हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू करनी चाहिए। तो वो भी एक बच्चा ही होता है यार, प्रोड्यूसर्स के लिए। गलत नहीं है, शादियों में भी तो कुंडली मैच ही होती है, सब जगह होती है, कुंडली मैच होती है कि भाई कि दोनों के अगर भाग्य अच्छा है, साथ में सब कुछ अच्छा है तो अच्छा जिंदगी होगी। कोई पूजा करा लो तो अच्छा हो जाएगा। अगेन इट्स अ बिलीफ, इट्स अ बिलीफ। और तो मैं इस चीज़ को मैं गलत नहीं बोलूँगी। और अगर किसी एक्टर ने बोला कि नहीं ऐसे कैसे कुंडली मंगवा सकते हैं वो, तो मतलब आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अभिनय के लिए आपको बोला जा रहा है कि तुम अच्छे एक्टर नहीं हो लेकिन तुम्हारी कुंडली अच्छी है, तो वो हो सकता है। तो यार तकदीर भी बहुत बड़ी चीज़ है कि तुम्हारी कुंडली अच्छी है और तो अपने आप ही काम मिलेगा। अपने आप काम मिल जाए। और एक बात बताऊं, अगर आपको काम मिलता है ना तो घिस घिस के आप काम करना सीख भी जाते हो। ऐसा नहीं है। तो डेफिनेटली यस। बजट का बड़ा इशू हो गया आजकल इंडस्ट्री में, और हमारे पुरानी एक्टर्स लोग जो हैं उन लोग से बात हुई है, उनका कहना है कि यार ये सबसे बड़ा इशू, काम तो बहुत आते हैं लेकिन बजट की वजह से हम फिर से वहीं चले जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जो डेफिनेटली बजट्स ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है हर तरीके से। जो हम 12-12 घंटे 13-13 घंटे करते हैं, और अगर आप उसको बोलो 10,000 में कर लो, 15,000 रुपये पे कर लो, तो वो बहुत बुरा लगता है। और ऊपर से ये भी लगता है कि यार मैडम आप 12 में कर लो, 15 में कर लो, 25 में कर लो, 35 में। मैंने क्या आलू टमाटर खरीद रहे हो क्या?
भाई एक्टर है, इतने सालों ने इंडस्ट्री में दिया है। और भाई मैं एक ऐसी एक्टर हूँ भाई, अगर आपको मैं 30 दिन दे रही हूँ, मैं एक ही प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो आई ऑल्सो वांट टू बिकम अ एक्सपेंसिव एक्टर एंड आई वांट टू गेट सर्टेन अमाउंट टू माय हाउस, यू नो, दैट ब्रिंग्स फूड टू माय टेबल एंड आई कैन ऑल्सो लिव अ गुड लग्जरियस लाइफ। मतलब मैं आपको 30 दिन भी दूं, मैं पागलों की तरह मेहनत करूं, और आप मुझसे कहो कि मैं इतना ही अमाउंट दूंगा, तो मैं कहूँगी भाई राधे राधे यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। और मैंने भी बहुत साल, आई थिंक बहुत साल हो गए, मैंने 2000, मैं बता रही हूँ ना, 2017 के बाद, दिया बाती के बाद में मैंने बहुत टाइम तक काम इसलिए नहीं करा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज बजट्स वर वेरी लो। मेरी बहुत सारी बड़े बड़े एक्टर से बात हुई है, उनका यही कहना था कि बजट को लेकर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट छोड़ दिए। और अब तो एक और बड़ा मुद्दा हो गया कि लोग हफ्ते भर में टीआरपी जज करके शो ऑफ एयर कर रहे हैं, राइट? और कुछ एक्टर्स जो हमने जिनसे बात की, उनका कहना है कि भाई आप ऑडियंस को कनेक्ट करने का मौका दीजिए, एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना या एटलीस्ट साल भर का मौका दो तो कनेक्ट हो। भाई बच्चा बनने के लिए भी 9 महीने लगते हैं, एग्जैक्टली, है ना? तो ये तो एक शो है, किरदार है, वो इंस्टेंटली कुछ नहीं होता, टाइम लगता है, 2 महीने 3 महीने जब आप करते हो, अच्छा ट्रैक चलाते हो, सुंदर पिक्चराइजेशंस करते हो, लोग तभी लोग जुड़ते हैं, ऐसे थोड़े ना लोग जुड़ जाएंगे आपसे। और मे बी जो वहाँ पे चैनल में लोग बैठे हैं वो इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं, ज़्यादा नेटफ्लिक्स और अमेजोन सीरीज ज़्यादा देख ली, उनको लगता है पता नहीं यार ये ऐसा वैसा ऐसा करना चाहिए, वो फ्रेम होने चाहिए, देखते हो कुछ हैं, बनाते कुछ और है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब कहानी की शुरुआत कुछ होती है और जाते जाते कुछ अलग। अरे मैं आपको बोल रही हूँ, वो देवनागरी नहीं पढ़ सकते हैं, बनाना वो हिंदी शो चाहते हैं, हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, लिखी हुई आपका सभी आप तुम TUM, तुम मुझे क्या प्यार करती हो, मैं ये क्या लिखा है एग्जैक्टली वो नहीं। और वहाँ पे एक्चुअली हिंदी पढ़ने नहीं आता, ये तो मैंने देखा, नहीं आता है। मैं अमेज़ होती हूँ, मैंने कहा यार हिंदी पढ़नी नहीं आती है और हिंदी शोज बना रहे हो और उसके ऊपर से तुम ज्ञान भी बांट रहे हो, वाह। मतलब और ये आप अगर बाहर जाओ, चाइनीज, थाईलैंड, Japanese, French, everybody love their language. They respect their language. They want to preference अपने लैंग्वेज में बात कर, सब चीज वो अपनी लैंग्वेज में करना था। एक हम ही हैं, हिंदुस्तानी हैं, कि जैसे ही सामने वाले ने हिंदी बोली, लाइक डाउन मार्केट, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास का है, मतलब एक इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहा है। वेरी ट्रू। तो हिंदी की भाषा का इस तरह से निरादर किया जा सकता है कि क्या ही बोले, लेकिन शो ने हिंदी में ही बनाने हैं। मैं क्या ही बोलूं उनके लिए, तो मैं भी वही पैसे हिंदी शो से ही कमाने हैं। हाँ, आपका घर जिससे चलता है। बल्कि इनफैक्ट मैंने बहुत सारे टीवी एक्टर्स को ये कहते हुए सुना है, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, कि यार टीवी इज लाइक टीवी मैन, वेब सीरीज हो या फिल्म हो तब है, तभी मैं यहाँ ये कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ, टीवी यू नो आई एम स्लॉगिंग माई एस। मैं सोचती हूँ कि यार तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारी EMI पे होती है, तुम बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हो, घर तुम्हारे सपना, घर एक बॉम्बे शहर में लेने का सपना होता है, और लोगों का वो सपना पूरा होता है। आप घर घर का नाम बनते हो, लोग प्यार करते हैं, आपकी फोटोज बनाते हैं, आपको गिफ्ट्स भेजते हैं, और आप उस चीज का ऐसे निरादर कर रहे हो, नॉट अ गुड टेस्ट। अगर आप अपने जहाँ पे आप हो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप किसकी रिस्पेक्ट करोगे? जीरो। फॉर मी दैट एक्टर, अगर वो बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है, पर मेरे लिए वो जीरो एक्टर है, कि जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जहाँ से आपको सब कुछ मिला है आप उससे। एंड टीवी में सबसे अच्छे एक्टर्स मिलते हैं, ट्रेन्ड एक्टर्स मिलते हैं, उनको डायरेक्शन भी पता होता है, उनको लाइट लेना भी पता होता है, उनको अपनी डायलॉग्स याद करने को मिलते हैं, 10 मिनट 15 मिनट मिलते हैं डायलॉग याद करना, एक पेज। उसके बाद में उन्हें एडिट भी पता है, नहीं सर यहाँ से कट करके वहाँ से निकाल देंगे, इतना हो जाएगा, कि सर यहीं एडिट करके यहीं कट कर देंगे, कहीं और से ले लेते हैं हम। इतना तक एक्टर्स को पता होता है, टीवी एक्टर्स को। तो टीवी एक्टर्स मंजे हुए कलाकार हैं, और कितने सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने वेब सीरीज और फिल्म्स में जाके नाम कमाया है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम, सो प्राउड, एंड आई थिंक आई विल बी द नेक्स्ट वन। और आई होप टचवुड ऐसा ही हो। यू नो व्हाट्स अबाउट रियलिटी शो, आई मीन बिग बॉस या ऐसा कुछ शो आप करना चाहोगे अगर ऑफर आया? कई बार तो नाम आते रहते हैं। हाँ, बिग बॉस में मेरे को बहुत बार प्रपोजल आए हैं, लेकिन कारणवश बिकॉज मेरा बेटा छोटा है, कैन नॉट गो। और मैं जानती हूँ मैं बिग बॉस जीत के आ सकती हूँ, तो इतनी काबिलियत मेरे अंदर है, और इतना मैं कहती हूँ ना, इतनी अट्रैक्शन है कि मैं बातों से जीत सकती हूँ।
दिल को भी और दिमाग को भी। तो डेफिनेटली बिग बॉस, लॉकअप, ये बहुत अच्छे शोज हैं। और खतरों के खिलाड़ी भी है। हाँ, खतरों के खिलाड़ी मेरे को बहुत डर लगता है उस शो को देख के। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स वहाँ पे गई हैं और टूट टूट के आई हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है। बट यस, डेफिनेटली ये एजी शोज हैं। पति पत्नी और पंगा, ये बहुत अच्छा शो है। लाफ्टर शेफ डेफिनेटली, अगर मुझे लेंगे तो मजा आएगा ना, तब दिखेगा कनिका का जलवा। अरे कड़ा कनिका कड़क होगी वहाँ पर। आई एम श्योर जो भी देख रहे होंगे लाफ्टर शेफ वाले जरूर आपको संपर्क करें। चलते चलते जानना चाहेंगे, हर एक्टर का ड्रीम होता है कि वो अपनी लाइफ में एक बार वो किरदार जरूर करे। आपका लाइफ का वो कौन सा ड्रीम है जो आपको सोने नहीं देता? अपने आप को हर रोज बेहतर करने का। जैसे जो आज का दिन चला गया, मैं पिछले दिन से बेहतर हुई कि नहीं हुई, आज मैंने कौन सी एक ऐसी चीज़ की जिससे मैं अच्छा अभिनय कर सकती हूँ। ऐसा कोई जैसे कहते हैं ना, किसी रोते को हंसा देना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं वही सोचती हूँ कि वो ज़रूर करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई हैव अ फनी बोन इन मी एंड आई कैन मेक पीपल लाफ। और यही चाहती हूँ कि लोगों को बस इसी तरीके से हंसाती रहूँ, और बस यही सोचती हूँ मैं एक्चुअली। तो चलते चलते हुस्ना के अंदाज में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैन से? हुस्ना के अंदाज में यही कहूँगी कि देखो, प्यार करो या नफरत करो, है तो हम हुस्ना आ रहा। हाय गजब। थैंक यू सो मच कनिका, हमें इतना टाइम देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही अपने हर किरदार से लोगों को एंटरटेन करते रहें, बहुत सारा प्यार पाते रहें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। राधे राधे। राधे राधे।